नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चक्रवात, जिसका ये 11वां भाग है। चक्रवातों में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं पढ़ रहे थे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताओं में हमने पहली विशेषता पढ़ी थी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो आकार इनका पर्याप्त भिन्न होता है। सामान्य रूप से ये 80 से लेकर के 300 किलोमीटर इनका व्यास पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये क्षीण चक्रवात के रूप में 50 किलोमीटर तक भी इनका व्यास है वो पाया जाता है। यानी कभी कभी ये अत्यंत छोटे रूप में भी होते हैं कि 50 किलोमीटर से भी कम इनका व्यास होता है। अब दूसरा इसकी विशेषता, ये जो सामान्यतः इनकी गति की बात करें तो ये प्रचंड से, नंबर 2 इनकी गति सामान्य से प्रचंड होती है। यानी ये सामान्य भी होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये कभी कभी क्या होते हैं, साधारण से ये प्रचंड भी होते हैं। साधारण से सामान्य से प्रचंड गति से ये क्या है, आगे बढ़ते हैं। प्रचंड गति जब इनकी होती है तो ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जैसे हैरिकेन है, टोर्नेडो है, तो ये क्या तीव्र गति के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इनकी गति सामान्यतः प्रचंड होती है और ये तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जो क्षीण चक्रवात होता है उसकी जो गति है वो लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। क्षीण चक्रवात की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। क्षीण चक्रवात की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा जो हैरिकेन होते हैं ये लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। हैरिकेन जो होते हैं वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ते हैं, यानी ये प्रचंड होते हैं। इससे भी तेज़ कई बार इनकी जो स्पीड है वो देखी जा सकती है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा। अब जो सुपर चक्रवात होते हैं वो इससे भी तेज़ रफ्तार में, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी तेज़ गति से चलते हैं। सुपर चक्रवात 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी तेज गति से भ्रमण करते हैं। साधारणतः देखें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में अत्यधिक तीव्र विनाशकारी होते हैं। इनकी गति है वो सामान्य से लेकर के प्रचंड तक होती है। जब ये क्षीण रूप में होते हैं तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ते हैं। हैरिकेन है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो सुपर चक्रवात, यानी सबसे विकराल रूप जो इनका होता है, सबसे प्रचंड रूप जो होता है इनका, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी तीव्र गति से ये आगे भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार इनकी गतियां हैं वो इनकी क्षीणता एवं सघनता के आधार पर क्या है, भिन्न भिन्न होती हैं। ये अत्यधिक तीव्र भी हो सकते हैं और ये मंद भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके साधारणतः भ्रमण पथ की अगर हम बात करें तो ये चक्रवात, अगर गति इनकी देखें तो ये सामान्यतः क्या सागर पर अत्यधिक तीव्र होते हैं। नंबर 3, ये सागरीय भाग पर अत्यधिक तीव्र होते हैं।
सागरीय भाग पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, किसी प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कम पाई जाती हैं। इस कारण सागरीय भाग पर इनकी गति है वो तीव्र होती है अत्यधिक। और जैसे जैसे ये क्या है सागरीय भाग पर तेज चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे सथल भाग पर पहुंचते हैं ये क्या हो जाते हैं, क्षीण होने लगते हैं। सागरीय भाग पर ये अत्यधिक तीव्र होते हैं तथा सथल पर पहुंचने पर ये क्षीण हो जाते हैं। तो सथलीय भाग पर पहुंचने पर ये क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि सथलीय भाग में इनके लिए पर्याप्त जो आवश्यक मौसमी दशाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि इनकी उत्पत्ति है वो सागरीय भागों में ही ज़्यादा होती है उष्णकटिबंध में। तो सागरीय भाग पर ये अत्यधिक तीव्र गति से चलते हैं और सथलीय भाग पर पहुँचते इनकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। इसी कारण क्या होता है जब आंतरिक भाग में ये पहुँचते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, लगभग समाप्त हो जाते हैं। सथल भाग पर पहुँचने पर ये क्षीण हो जाते हैं तथा आंतरिक भागों में पहुंचने पर ये समाप्त हो जाते हैं। जब ये आंतरिक भागों में पहुंचते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। यही कारण है कि महाद्वीप के केवल तटीय भाग जो होते हैं वो इनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस बात से हम क्या समझते हैं, सागरीय भाग पर अत्यधिक तीव्र होते हैं, सथल भाग पर पहुंचते ही क्षीण होने लग जाते हैं, आंतरिक भाग में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात तटीय भाग पर इनका प्रभाव अधिक होता है। तटीय भाग किसका, महाद्वीप के तटीय भाग पर इनका प्रभाव क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो इस प्रकार ये चक्रवात सागरों के ऊपर है वो तीव्र गति से चलते हैं, लेकिन सथलीय भाग पर पहुंचने पर इनकी गति है वो क्षीण हो जाती है, आंतरिक भाग में पहुंचते ये क्या हो जाते हैं, समाप्त। तो सागर तटीय भाग हैं उनके ऊपर इनका प्रभाव ज़्यादा देखा जा सकता है। जैसे हम भारतीय पूर्वी तट की बात करें तो वहाँ पर इनका तटीय भाग पर प्रभाव देखने को मिलता है, आंतरिक भाग पर पहुँचते पहुँचते इनकी गति मंद हो जाती है और ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर इनका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा इन चक्रवातों में वायुदाब अत्यंत न्यून होता है, यानी बहुत ही कम वायुदाब होता है। कभी कभी तो ये 615 मिलीबार से भी कम हो जाता है। तो ये न्यून दाब के केंद्र होते हैं चक्रवात, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि चक्रवात है वो न्यून दाब के केंद्र होते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कई बार वायुदाब जो है वो इतना न्यूनतम हो जाता है कि ये 650 मिलीबार से भी, 615 नहीं 650 मिलीबार से भी ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 650 मिलीबार से कम हो जाता है, यानी अत्यधिक न्यूनतम वायुदाब है वो इन चक्रवातों में हमें केंद्र में देखने को मिलता है। अब समदाब रेखाएं, जैसा कि हम जानते हैं, अब समदाब रेखाएं चक्रवात में कैसी होती हैं, समदाब रेखाएं वर्ताकार होती हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। समदाब रेखाएं वर्ताकार होती हैं परंतु संख्या इतनी कम होती है कि इन्हें मानचित्र पर आसानी से परिलक्षित ही नहीं किया जा सकता। संख्या कम होने के कारण समदाब रेखाएं वर्ताकार होती हैं परंतु संख्या कम होने के कारण इन्हें मानचित्र पर दर्शाया नहीं
जा सकता। अत्यधिक कम संख्या होने के कारण मानचित्र के ऊपर इनका प्रदर्शन क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। हैरिकेन के केंद्र में अगर हम केंद्र से बाहर की ओर जाएं तो वायु है वो वायुदाब जो है वो तीव्र गति से बढ़ता है। हैरिकेन जैसा कि हम जानते हैं एक निम्न वायुदाब का केंद्र होगा जिसमें बहुत ही तीव्र गति से हवाएं चलती हैं। तो इसके केंद्र से जब हम बाहर की ओर जाते हैं यानी केंद्र से परिधि की तरफ जाते हैं तो वायुदाब तीव्र गति से बढ़ता है। अब तीव्र गति से बढ़ने के कारण इसमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर अत्यधिक तीव्र गति से चलती हैं, जिसके कारण ये बहुत ही तूफानी गति या तेज गति को धारण कर लेता है। तो इन चक्रवातों में वायुदाब अत्यंत न्यून होता है जो कि 600 मिलीबार से भी कई बार कम हो जाता है। और इतना न्यूनतम वायुदाब होने के कारण जैसे चक्रवात हैरिकेन है तो उसकी गति बहुत ही तीव्र हो जाती है, क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो वायुदाब है वो तीव्र गति से बढ़ेगा, जिसके कारण परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से हवाएं चलेंगी। अब अगली विशेषता, इनमें शीतोष्ण चक्रवातों के समान तापमान की भिन्नता नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पढ़ा, शीतोष्ण चक्रवातों में तापमान की भिन्नता पाई जाती है। भिन्न भिन्न भागों में तापमान भिन्न पाया जाता है। उष्ण वर्तांश में अलग तापमान है, शीत वर्तांश में अलग है। इसके अलावा शीत वाताग्र में अलग तापमान और उष्ण वाताग्र में अलग तापमान पाया जाता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के समान इनमें तापीय भिन्नता है वो नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इनमें वाताग्र नहीं बनते। भिन्नता नहीं पाई जाती क्योंकि इनमें वाताग्र नहीं होते। अब वाताग्र नहीं होने के कारण क्या इनमें तापीय भिन्नता है वो देखने को नहीं मिलती। ये केवल क्या है उष्ण क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, तो उष्ण ताप संबंधी इनमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के समान तापमान की भिन्नता इसके विभिन्न भागों में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसमें वाताग्र नहीं बनते। एक ही प्रकार की वायु होती है। वाताग्र कहाँ पर बनते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में, जहाँ विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ आपस में आकर के मिलती हैं। अब ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसके प्रत्येक भाग में वर्षा होती है, क्योंकि इसमें वर्षा की विभिन्न कोशिकाएं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये एक ही प्रकार की वायु राशि से बना हुआ है। इसलिए इसके प्रत्येक भाग में वर्षा होती है, क्योंकि इसमें कोशिकाएं नहीं बनती। तो इसका प्रत्येक भाग है उसमें वर्षा होती है। प्रत्येक भाग में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक भाग जो है उसमें कोशिकाएं अलग अलग नहीं बनती। जैसे उसमें अलग अलग कोशिकाएं बन रही थी, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, शीत वर्तांश, उष्ण वर्तांश, तो उसमें वर्षा का प्रतिरूप है वो भिन्न भिन्न होता था। लेकिन इसमें क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अलग अलग कोशिकाएं नहीं बनने के कारण क्या होता है, इसके प्रत्येक भाग में वर्षा होती है, क्योंकि इसमें कोशिकाएं हैं वो नहीं बनती हैं। तो इस प्रकार इसके प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। इसके अलावा शीतोष्ण ये सदैव गतिशील नहीं रहते हैं। सदैव गतिशील नहीं रहने के कारण एक दिन एक ही स्थान पर ये कई दिन तक रुक जाते हैं। ये सदैव गतिशील नहीं रहते तथा एक ही स्थान पर कई दिन तक रुक जाते हैं तथा वर्षा करते हैं।
तो ये सदैव गतिशील नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा आगे बढ़ते रहें। जैसे उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उनमें एक के बाद एक कोशिका का आगमन होता रहता है। लेकिन ये क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, वो सदैव गतिशील न रह करके कभी कभी एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थायी हो जाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, ये कई दिन तक स्थायी रहते हैं, रुक जाते हैं और तीव्र वर्षा इनके द्वारा की जाती है। तो ये भी इनकी विशेषता है कि ये एक ही स्थान पर कई दिनों तक ये रुके रह सकते हैं। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, वो ज़्यादा समय तक न रुक करके गतिशील अधिक रहते हैं। तो ये भी इनकी एक विशेषता है कि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हैं, इनके प्रत्येक भाग में वर्षा होती रहती है, क्योंकि इनमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के समान कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। दूसरा, ये एक ही स्थान पर कई दिन तक रुक सकते हैं, गतिशील रहना जरूरी नहीं है इनका, इसलिए ये क्या है, एक ही स्थान पर लंबे समय तक तीव्र वर्षा है वो करते रहते हैं। अब इनके भ्रमण पथ या दिशा की अगर हम बात करें इसमें, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, इनके भ्रमण पथ हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इनके भ्रमण क्षेत्र भ्रमण पथ में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। इनके जो भ्रमण पथ हैं उनमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, यानी एक क्षेत्र विशेष के आधार पर ये भिन्न भिन्न है वो गति करते हैं। साधारणतः जैसे अगर हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो ये व्यापारिक हवाओं के साथ चलते हैं, और व्यापारिक हवाएं यानी ये चलेंगे पूर्व से पश्चिम। साधारणतः ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ये इनका साधारण पथ रहता है। व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार ये व्यापारिक हवाओं के साथ में पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी दिशा रहती है। अब भारतीय कोरोमंडल तट की अगर हम बात करें या पूर्वी तट की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर पूर्वी दिशा से ये पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए प्रवेश करते हैं। तो इसी प्रकार ये साधारणतः क्या इनका भ्रमण पथ क्या होता है, व्यापारिक पवनों के साथ ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। इसके अतिरिक्त भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांशों तक जो इनकी दिशा है वो पश्चिमी रहती है। अब 15 डिग्री से 30 डिग्री के बाद ये ध्रुवों की ओर अगर हम जाते हैं तो आगे पुनः पश्चिम इनकी दिशा हो जाती है। परंतु ये चक्रवात जैसे ही उपोषण कटिबंध में प्रवेश करते हैं वैसे ही क्या हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। यानी 15 डिग्री तक इनकी दिशा पश्चिम रहती है, और 15 से 30 भी इनकी दिशा क्या रहती है, पश्चिम रहती है। लेकिन उपोषण कटिबंध में यानी 30 डिग्री से जैसे ऊपर जाएंगे, उपोषण कटिबंध में प्रवेश करते ही ये समाप्त हो जाते हैं। यानी ये केवल उष्ण कटिबंध में इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे ही उपोष्ण कटिबंध में ये प्रवेश करेंगे या शीतोष्ण कटिबंध हम जिसको कह सकते हैं, उसमें प्रवेश करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, तुरंत समाप्त हो जाते हैं। ये भी इनकी विशेषताएं हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वर्ष के ये लगभग क्या है, निश्चित समय में ही आते हैं। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों के जैसे शीत ऋतु में आते हैं, उसी पर इनका भी एक निश्चित समय यानी वर्ष के निश्चित समय में इनका आगमन होता है। इनका आगमन वर्ष के निश्चित समय में होता है। मुख्यतः ये आते हैं कब, ग्रीष्म काल में। तो विशेषता ये लगभग क्या है, ग्रीष्म काल में आते हैं।
खासकर ग्रीष्म काल में आते हैं। शीतकाल में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में इनकी जो संख्या है वो भी कम होती है और इनका प्रभाव क्षेत्र भी कम होता है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उनकी आवर्ती इनकी तुलना में ज़्यादा होती है। तो ये एक तो इनकी आवर्ती या संख्या हम कह सकते हैं ये भी कम होती है। इसके अतिरिक्त इनका जो आगमन है वो एक वर्ष के निश्चित समय में ग्रीष्म काल में ज़्यादातर ये आते हैं, शीतकाल में इनका भ्रमण है वो नहीं होता है। इसके अलावा इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी छोटा होता है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा जलीय भाग पर ये ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, सतलीय भाग पर पहुँचते ही ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके कारण इनका प्रभाव क्षेत्र भी क्या रहता है, कम रहता है। इसके कारण ये, इसके अलावा हमने देखा कि ये अत्यंत प्रचंड एवं विनाशकारी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति क्या होती है, अत्यधिक तीव्र। ये प्रचंड एवं विनाशकारी होते हैं, गति इनकी बहुत ही तीव्र होती है, जिसके कारण क्या ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इनके आगमन से जनधन की हानि होती है। भीषण वर्षा ये प्रदान करते हैं। जिन भागों में ये स्थायी हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, भीषण वर्षा होती है। 1970 में बांग्लादेश में टाइफून के कारण बाढ़ें आ गई थी, क्योंकि ये स्थायी होकर के वहाँ पर इससे तीव्र वर्षा हुई, जिसके कारण क्या है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सामान्य विशेषताएं थी। विश्व के जो प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो प्रकार है उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।